तो दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव के मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर भारत में चुनाव हुआ और 8 लोकसभा सीटों उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे अहम सीट रही नगीना की। नगीना, जहां पर 4 उम्मीदवार, बहुत ही कांटे का टक्कर था और कहीं न कहीं वो दिलचस्प नज़ारा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर आज़ाद के लड़ने से वो कहीं न कहीं हॉट सीट बन गई। तो इसी मुद्दे पर आज हम वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह आसर से कुछ सवाल करना चाहते हैं और जनता जनार्दन को ये भी पता चलेगा कि इस चुनाव में या इस सीट पर क्या समीकरण रहेंगे और किसकी क्या जीत के अनुमान हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर। तो सर, आप बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार हैं प्रत्याशी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार जो रिटायर्ड जज हैं और तीसरे बीएसपी जो कई बार लोकसभा चुनाव नगीना को सांसद दे चुकी है और बना चुकी है, और सबसे पहले मायावती 1989 में वहाँ से भी सांसद बनी थी। तो इस तरीके से त्रिकोणीय श्रृंखला में एक चौथा स्थान रखने वाले आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से केतली चुनाव चिन्ह पर वोट मांगकर अपना प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या समीकरण है आपके? देखिए, एक प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है वो निर्दलीय के रूप में वहाँ पर गिनी गई, लेकिन चेहरा चूँकि वो अपनी पार्टी का प्रमुख संस्थापक चेहरा है, इसलिए वो सीट को हॉट हो गई। चूँकि चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से उस सीट पर त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया और चतुष्कोणीय मुकाबला सबके लिए चुनौती है। और कहा तो ये जाता है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से उनको अचानक वाईएस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई चंद्रशेखर को, और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोहरे के रूप में वहाँ पर प्रयोग किया है। ये चर्चाएं हैं कि मायावती की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना तुरुप का पत्ता बनाने के लिए सांसद भी हो सकता है उनको निर्वाचित करवा दे, और ऐसी चर्चाओं में आया है। और व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखर पर भी आरोप लगाया कि ये भाजपा के ही मोहरे हैं, उन्हीं की बी टीम के सदस्य हैं। हाँ बिल्कुल, इसी जगह हम एक सवाल, बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद बनने से निश्चित रूप से एक दलित वर्ग का एक बड़ा वैकल्पिक आधार तैयार हो सकता है, और चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बनकर अपनी पार्टी को जल्दी संगठनात्मक रूप से मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं बहन जी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, और भविष्य में जो दलितों का जो एकजुट वोटर्स जो है बहुजन समाज पार्टी को जाता है वो खंडित होगा। उसके खंडित होने में बहन जी का आधार काडर वोट कमजोर होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद अगर विकसित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता काबिज रखने के लिए इन मोहरों का प्रयोग कर। अच्छा, ये जैसे समाज चंद्रशेखर पर ये बार बार लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने के तरफ चल रहे हैं, इनको Y+ की सिक्योरिटी मिली, पर चंद्रशेखर का वहीं पर Y+ सिक्योरिटी पर तर्क देते हैं कि Y+ सिक्योरिटी किसके पास नहीं है। जो राजनीतिक नेता है, जो राजनीतिक कर रहा है, उसको हर नेता को, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने दी है, चुनाव तक के लिए है, वो परमानेंट नहीं है। ऐसा करके उस पल्ले को झाड़ देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमें ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की एक दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हो रही। वहाँ के कितने भी बहुत सालों से 30-30 सालों से राजनीतिक कैडर में रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, उन लोगों ने छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का साथ दिया है इसी चुनाव में। तो क्या लगता है, बसपा का कहीं ना कहीं समीकरण फेल करने में आज़ाद समाज पार्टी लगी है या अपने वर्चस्व स्थापित करने में लगी है? देखिए, कोई अगर अपना वर्चस्व स्थापित होगा तो कोई न कोई आधार कमजोर होगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी के चूँकि वो दलित बाहुल सीट है, और दलित और मुस्लिम फैक्टर ही वहाँ पर जीत का आधार साबित होता रहा है।
इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ दलितों का एक अपना कार्डर वोट बैंक बना के रखा और साथ में मुस्लिमों का भी समर्थन मिला। इसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को, यहाँ तक कि मायावती को और दूसरे बड़े चेहरों को वहाँ पर सफलता मिलती रही। अब उस सफलता में आपने देखा कि मायावती पर भी आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं अंदर खाने इनके तार जुड़े हुए हैं, इसलिए उस आधार पर प्रत्याशी, तो उसको उन्होंने बेबुनियाद साबित करने के लिए ज़्यादातर सवर्ण प्रत्याशी उतारे, ताकि ये आरोप मिथ्या साबित हो और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो। हाँ, वहीं पर हम आ जाए। जिस तरीके से आज चुनाव में मतदान हो रहा था, तो एक पत्रकार थे, उन्होंने एक बहुत बड़े कैडर से, बहुजन समाज पार्टी के कैडर से बात करी। उनसे एक ही सवाल किया था उस पत्रकार ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी और जब से बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया है, तभी से पतन स्टार्ट हो गया था। 2007 के बाद 12 के बाद आप देखिए 80 सीटें आई, 12 के बाद फिर लोकसभा में 0 सीटें आई 2014 में, फिर 19 में अलायंस हुआ समाजवादी पार्टी से, तब 10 सीटें आई। तो इसको लेकर आपके क्या तर्क हैं? देखिए, हमारा तर्क ये है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर के आप सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। मायावती के पास अगर सिर्फ दलित वोट है तो उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री या दूसरे चुनावों में सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 2007 से पहले एक जो सवर्ण वोटर्स में ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ एकजुट किया। सतीश चंद्र मिश्रा का वो जो भी कारण रहे हों, तमाम सारे ये राजनीतिक अपनी चौसर होती है और बहरहाल साथ में उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुमत की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। तो मायावती का इस कदम को कि सर्वजन हिताय करने के बाद उन कमजोर हुई, ऐसा नहीं है। उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, क्योंकि इससे तो बहुजन समाज पार्टी का एक आधार वोट बैंक एकजुट हुआ था। अगर वो एकजुट बनाए रखने के प्रयास नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से बिखराव होगा और सत्ता जाने के बाद वो एकजुटता बरकरार भी नहीं रह सकी, क्योंकि जब सत्ता होती है, शक्ति होती है, तब जन समुदाय भी उसी के वर्ग के साथ होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि वो एकजुट नहीं रह पाया, लेकिन नहीं रह पाया उसके भी तमाम सारे कारण हैं। बिल्कुल। तो हमें तो लगता है आज़ाद समाज पार्टी केतली और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में बेहतरीन ज़बरदस्त टक्कर है, ऐसा वहाँ के समीकरण बता रहे हैं लोग। हाँ, तो ऐसा भी संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अंडर करंट है वो मोदी की विकास कार्यों को लेकर, उनकी छवि को लेकर के निश्चित रूप से हिंदी बेल्ट के राज्यों में तो निश्चित रूप है, उसका कहीं न कहीं आधार है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पर्धा में वहाँ मुकाबले में आ रही होगी, तो भारतीय जनता पार्टी और अगर चंद्रशेखर में मुकाबला है तो ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी करंट है कितना असरदार रहा, या चंद्रशेखर का जो उद्भव काल है राजनीति में वो कितना सफल हो पा। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब और समीकरण दर्शकों को दिया। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं छोड़ते हैं और लगातार बने रहिए हमारे साथ बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर। नगीना में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 4 तारीख को सबको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।